डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम ब्लैक स्किन वाइट मास्क के रिमेनिंग 4 चैप्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का टाइटल है द लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ द ब्लैक मैन। इस चैप्टर का स्टार्ट उन्होंने 2 एक्सक्लेमेशन से किया है, डर्टी निगर, लुक ए नीग्रो। फैनन का कहना है कि ये वो वर्ड्स हैं जो हर ब्लैक मैन को हर टाइम सुनने पड़ते हैं और ये ऐसे वर्ड्स हैं जो उसे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की तरफ लेकर जाते हैं। फैनन का कहना है कि जब तक ब्लैक पीपल अपनी सोसाइटी में रहते हैं उन्हें ये आइडिया भी नहीं होता कि वो ब्लैक हैं। ब्लैक लोगों के माइंड में ये ब्लैकनेस का इम्पैक्ट जो है ये व्हाइट सोसाइटी की तरफ से डाला जाता है। सोसाइटी ही उनके माइंड में डालती है कि वो ब्लैक हैं और इंफीरियर हैं और ये व्हाइट और ब्लैक की कैटेगराइजेशन सोसाइटी की तरफ से होती है। इस चैप्टर में फैनन अपने एक्सपीरियंसेस एज ए ब्लैक मैन और एज ए डॉक्टर बताते हैं। फैनन का कहना है कि जब ब्लैक पीपल वाइट पीपल की सोसाइटी में रहते हैं या वाइट पीपल उनकी सोसाइटी में आ जाते हैं तो ये जो वाइट लोग होते हैं ये उनके माइंड में ये बात डाल देते हैं कि वो वाइट हैं और वो सुपीरियर हैं और जो ब्लैक हैं वो अपनी ब्लैकनेस की वजह से इन्फीरियर हैं। और ये उनकी जो शख्सियत के बारे में, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में ये जो चीज़ें हैं, ये बातें हैं, ये उनके अपने अंदर डाउट्स पैदा कर देती हैं। फैनन ने यहाँ पे हीगल का एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। हीगल का कहना था कि सोसाइटी में लोग एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, एक यानी सोसाइटी में मास्टर और स्लेव का कॉन्सेप्ट चलता है। तो फैनन का कहना है कि ब्लैक पीपल जब तक अपनी सोसाइटी में रहते हैं वो दूसरों के लिए नहीं रहते, वो अपने लिए रहते हैं। फैनन ने इस चैप्टर में ऑन्टोलॉजी को भी डिस्कस किया है। ऑन्टोलॉजी क्या है? ये मेटाफिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम चीज़ों की एग्जिस्टेंस को डिस्कस करते हैं कि कोई चीज़ किस तरीके से एग्जिस्ट करती भी है या नहीं, करती है तो किस तरीके से करती है। तो यहाँ पे फैनन ने ऑन्टोलॉजी को भी डिस्कस किया है। फैनन ने ब्लैकनेस को ऑन्टोलॉजी की टर्म्स में बताया है, यानी ब्लैकनेस का ऑन्टोलॉजी के साथ रिलेशन बताया है। उन्होंने कहा है कि रेसिज्म और कोलोनाइजेशन की वजह से लोगों को ये समझना ही मुश्किल हो गया है कि ब्लैक पीपल की ऑन्टोलॉजी क्या है, मतलब ब्लैक पीपल किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। ब्लैक पीपल की अपनी एग्जिस्टेंस खत्म होने की बड़ी वजह जो है वो उनके कोलोनाइजर्स हैं, क्योंकि कोलोनाइजर्स उन्हें फोर्स करते हैं कि वो एक स्पेसिफिक कल्चर को अडॉप्ट करें, स्पेसिफिक लैंग्वेज को अडॉप्ट करें और स्पेसिफिक तरीके से अपनी लाइफ को गुजारें। बल्कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ वाइटनेस है उनके माइंड में वाइटनेस का कॉन्सेप्ट इतने अच्छे तरीके से वो बिठा देते हैं कि सारी ज़िंदगी जो ब्लैक पीपल होते हैं वो यही कोशिश करते रहते हैं कि वो वाइट बन जाएं। और वाइट बनने के लिए वो क्या करते हैं, उनके कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, उनकी लैंग्वेज को अडॉप्ट करते हैं। इससे ब्लैक पीपल की अपनी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाती है। फैनन इसके बाद उन 2 फ्रेजेस को एक्सप्लेन करते हैं जो उन्होंने इस चैप्टर के स्टार्ट में कही थी, लुक ए नीग्रो, डर्टी नीग्रो। फैनन यहाँ पे अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि जब ट्रेन में एक बच्चे ने उनकी तरफ देख के कहा कि लुक ए नीग्रो और फिर उसके बाद अपनी मदर को कहा आई एम स्केयर्ड, तो इस बात से उनके माइंड पर क्या असर हुआ। और वो बच्चा जो था वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, बहुत ज़्यादा खौफजदा था। तो बच्चे को ये डर किसने बताया, किसने सिखाया कि ब्लैक पीपल से डरना है। और उसकी मदर बच्चे को फिर बड़े पोलाइट वे में कहती हैं कि नहीं कोई बात नहीं, देखो वो कितना डिसेंट है, कितना अच्छा है। अब यहाँ पे बच्चा अपना फियर बता रहा है और मदर अपनी पोलाइटनेस शो कर रही है और ये दोनों वो चीज़ें हैं जो उन्होंने सोसाइटी से सीखी हैं। अब वो छोटा बच्चा अपनी मदर को दोबारा से कहता है कि द नीग्रो इज़ गोइंग टू ईट मी, और इस बात पर फैनन को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अब पास खड़ी एक औरत कहती है कि देखो ये वाला नीग्रो कितना हैंडसम है, तो इस बात पर फैनन को फिर और गुस्सा आता है। तो फैनन का जो गुस्सा करना है उसको भी वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि उसका गुस्सा करना भी उन्हें बुरा लगता है। फैनन कहते हैं कि इस तरह की बातें 1-2 बार अगर इंसान सुने तो उन्हें इग्नोर कर सकता है, लेकिन जब रिपीटेडली उसे ये सुनना पड़े और सोसाइटी में जहाँ पे भी वो जाए उसे हर तरफ से नीग्रो, ब्लैक पीपल ये रिमाइंड करवाया जाए, तो ये चीज़ें उसकी आइडेंटिटी के लिए एक बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा कर देंगी। अब यहाँ पे फैनन एंटी सेमिटिज्म की बात करते हैं। जेन पॉल सार्ट्रा को कोट करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने एंटी सेमिटिज्म को जूइश पीपल के लिए एक बहुत बड़ा डेंजर, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कहा है। तो उनका कहना है, फैनन का कहना है
कि जूइश पीपल जो हैं वो अपने रिलीजन को छुपा सकते हैं, यानी वो हाइड कर सकते हैं कि वो जूइश हैं, लेकिन ब्लैक पीपल अपनी ब्लैकनेस को हाइड नहीं कर सकते। वो जैसे हैं वो हर किसी को दूर से ही नजर आ जाते हैं। तो इसलिए लोगों का ये एटीट्यूड, लोगों की ये रेसिज्म, उनके अंदर जो कोलोनाइजेशन की वजह से नेगेटिव चीजें हैं, ये ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। तो फैनन इन शॉर्ट ये चाहते हैं कि लोग उन्हें नोटिस करना छोड़ दें, यानी वाइट पीपल ब्लैक पीपल को नोटिस करना छोड़ दें। मतलब ये है कि अगर वो नोटिस नहीं करेंगे तो सिंपल सी बात है, जिस तरह वाइट लोग हैं वैसे ही ब्लैक हैं। फैनन कहते हैं कि इस टाइम पे बहुत से ब्लैक डॉक्टर्स, टीचर्स और प्रीस्ट हैं, और ऐसे लगता है कि आने वाले टाइम में ब्लैक पीपल के लिए जो नेगेटिव चीजें हैं वो खत्म हो भी जाएंगी। लेकिन इस टाइम पे अगर कोई ब्लैक डॉक्टर एक मिस्टेक करता है तो उसकी मिस्टेक को उस डॉक्टर की मिस्टेक नहीं समझा जाएगा, बल्कि ये समझा जाएगा कि वो ब्लैक है और ब्लैक पीपल जो है वो डॉक्टर नहीं बन सकते। तो इस वजह से एक जो नीग्रो है वो बिल्कुल भी डॉक्टर बनने के लिए कैपेबल नहीं है, क्योंकि वाइट पीपल ये समझते हैं कि जो ब्लैक पीपल हैं वो सिर्फ या तो मैजिशियन होते हैं या पोइट्स या फिर एनिमलिस्टिक होते हैं। मतलब ये कि एनिमल होते हैं, उनमें इंसानों वाली कोई क्वालिटी नहीं होती। फैनन का कहना है कि प्री कॉलोनियल अफ्रीकन्स जो थे वो बहुत ज्यादा एडवांस थे, टेक्निकली एडवांस थे, बहुत ज्यादा सुपीरियर थे। तो फैनन का ये मानना है कि अपने पास्ट को एक्सेप्ट किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब ये है कि ब्लैक पीपल जो हैं उनको चाहिए कि वो अपने पास्ट को एक्सेप्ट करें और उसके साथ साथ अपनी ब्लैकनेस को भी एक्सेप्ट करें। चैप्टर 6 द नीग्रो एंड साइकोपैथोलॉजी। ये 6 चैप्टर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत वाइडली रीड किया गया, इस पर बहुत सी डिस्कशंस हुई। इस चैप्टर में फैनन ने रेसिज्म और कॉलोनियलिज्म के ब्लैक पीपल की साइकोलॉजी पर जो भी असरात होते हैं, जो भी अफेक्ट्स होते हैं, उन्हें डिस्कस किया है। पैथोलॉजी का मतलब होता है कोई भी एबनॉर्मेलिटी या कोई भी डिजीज, कोई भी प्रॉब्लम। तो साइकोपैथोलॉजी का मतलब है वो सब एबनॉर्मेलिटीज, वो सब डिजीजेस जो इंसान की साइकोलॉजी, उसके माइंड के साथ है। फैनन इस चैप्टर में बहुत डिटेल से बताते हैं कि वाइट पीपल की कल्चर को, उनकी नॉर्म्स, उनकी वैल्यूज को जब ब्लैक पीपल पर इम्पोज कर दिया जाता है और ब्लैक पीपल को कहा जाता है कि आपने हमें फॉलो करना है, हमारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, तो इस तरीके से उनमें जो इन्फीरियोरिटी का कॉम्प्लेक्स आ जाता है, उनमें जो सेल्फ रिजेक्शन, यानी अपनी ज़ात को रिजेक्ट करके, अपनी सेल्फ को रिजेक्ट करके वाइट पीपल को इम्पोर्टेंस देने, उन्हें एक्सेप्ट करने की ये जो सारी बातें उनके माइंड में डाल दी जाती हैं, ये सब उन्हें मेंटल इलनेस की तरफ ले जाती हैं। फैनन ने फ्राइड के भी कुछ पैसेजेस इस चैप्टर में कोट किए हैं। तो फ्राइड ने उन पैसेजेस में कहा है कि इंसान को जब न्यूरोसिस होता है तो वो न्यूरोसिस इस वजह से होता है कि उसके माइंड ने सिर्फ कोई एक नहीं बल्कि मल्टीपल ट्रॉमास को फेस किया होता है। फैनन एज ए साइकेट्रिस्ट भी अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ पे शेयर करते हैं कि ब्लैक पीपल जब वाइट डोमिनेटेड सोसाइटी में रहते हैं तो इससे उनकी साइकोलॉजी किस तरह डिस्टर्ब होती है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो ये है कि अपने ऑथेंटिक कल्चर को एक्सेप्ट किया जाए और दूसरा जो कल्चर भी उस पर इम्पोज किया जाए उस कल्चर को वो रिजेक्ट कर दे। कॉलोनियलिज्म और रेसिज्म की वजह से लोगों में दो तरह के फियर्स होते हैं। एक फियर तो ये है कि ब्लैक पीपल को सिर्फ वो एक सेक्सुअल चीज समझते हैं, एक सेक्सुअल एलिमेंट समझते हैं, और इनका कहना है कि जो ब्लैक पीपल होते हैं उनमें किसी किस्म की कोई मोरालिटी नहीं होती, ये इमोरल होते हैं। और दूसरी तरफ उन्हें ये फियर होता है कि जो वाइट वीमेन है वो ब्लैक मैन के साथ इन्वॉल्व ना हो जाए, ब्लैक मैन को एक्सेप्ट ना कर ले, क्योंकि अगर वो उसने ब्लैक मैन को एक दफा एक्सेप्ट कर लिया तो फिर वो वाइट मैन को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो ये भी एक तरह से उनके माइंड में फियर है। एक रेसिस्ट सोसाइटी में ये समझा जाता है कि जो वाइट पीपल हैं उनके पास माइंड है और जो ब्लैक पीपल हैं उनके पास जस्ट बॉडीज हैं, बल्कि ब्लैक पीपल को वो जस्ट एक सेक्सुअल ऑर्गन समझते हैं। तो इस तरह चैप्टर 6 में फैनन ने साइकोलॉजी को कॉलोनियलिज्म और रेसिज्म के साथ कनेक्ट करके बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। और इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि ब्लैक पीपल को अपने कल्चरल हेरिटेज को, अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना होगा ताकि वो इन सारे प्रॉब्लम से बाहर निकल सकें। चैप्टर 7 ब्लैक मैन एंड रिकॉग्निशन। ये चैप्टर 2 पार्ट्स में, 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेक्शन ए जो है इसमें इन्होंने नीग्रो एंड एडलर को डिस्कस किया है और सेक्शन बी में इन्होंने द नीग्रो एंड हीगल को डिस्कस किया है। सेक्शन ए डिस्कस करते हैं द नीग्रो एंड एडलर। इस सेक्शन का स्टार्ट उन्होंने एक कोट से किया है
ये कोट एडलर की एक बुक है, द न्यूरोटिक कॉन्स्टिट्यूशन 1917, इसमें से ली गई है। इस कोटेशन में कहा गया है कि न्यूरोसिस किस तरीके से पैदा होता है। न्यूरोसिस जो है ये इमेजिनरी फिक्टिशियस गोल की वजह से होता है। मतलब ये है कि आपके माइंड में एक इमेजिनरी, एक फिक्टिशियस, मतलब ये कि एक झूठा, एक तस्वुराती किस्म का गोल जब आ जाता है तो ये चीज़ आपको न्यूरोसिस की तरफ ले जाती है। तो यहाँ से इन्होंने इस चैप्टर का स्टार्ट किया है। फैनन ने एडलर की थ्योरी को एंटीलियंस पर अप्लाई किया है, एंटीलियन नीग्रोस पर। तो फैनन का कहना है कि एडलर साइकोलॉजी को जस्ट एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, मतलब एज ए होल पूरी सोसाइटी को लेके नहीं देखता, बल्कि सिर्फ एक इंडिविजुअल को लेता है और उस पर जो थेरीज हैं वो अप्लाई कर देता है। तो फैनन का कहना है एंटीलियंस की सिचुएशन को स्टडी करने के लिए एज एन इंडिविजुअल नहीं ले सकते, बल्कि हम उन्हें उनकी पूरी सोसाइटी में रख कर देखेंगे। तो पूरी जो एंटीलियंस की सोसाइटी है वो एक न्यूरोटिक सोसाइटी है, एक कंपैरिजन की सोसाइटी है। फैनन का कहना है कि ब्लैक पीपल जब वाइट बनने की कोशिश करते हैं तो ये कोई इंडिविजुअल न्यूरोसिस नहीं है, उनका इंडिविजुअल मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये चीज़ उनकी सोसाइटी में है। उनकी सोसाइटी में जो उनके पास सोशल कंडीशंस हैं वो उन्हें फोर्स करती हैं। जैसे वाइट पीपल बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं, उन्हें हर तरह के एडवांटेजेस मिलते हैं, तो ये सोशल कंडीशंस हैं जो इंडिविजुअल्स को फोर्स करती हैं। तो हम इंडिविजुअल को स्टडी नहीं कर सकते, बल्कि हम उसकी सोशल कंडीशंस को, उसकी सोसाइटी को डिस्कस करेंगे। और अगर हम उस इंडिविजुअल के इस न्यूरोसिस को ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उस सोसाइटी में ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं या जो वाइट को सुपीरियॉरिटी दी जाती है, ये चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेंगी। अब हम इस चैप्टर का सेक्शन बी डिस्कस करते हैं। इस पार्ट में फैनन ने हीगल के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है, बल्कि उसका मास्टर स्लेव डायलेक्टिक कॉन्सेप्ट जो है बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। फैनन का कहना है कि सब लोग ह्यूमैनिटी को उस टाइम पर फील करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं जब वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट बनाते हैं। तो यही कांटेक्ट उन्हें रियलाइज कराता है, उन्हें रिकॉग्निशन दिलाता है कि वो एक इंसान है। यहाँ पे वो हीगल का मास्टर स्लेव डायलेक्टिक कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करते हैं। हीगल का कहना था कि सोसाइटी में एक मास्टर होता है, एक स्लेव होता है। ये मास्टर और स्लेव एक दूसरे की रिकॉग्निशन के लिए होते हैं। मतलब ये है कि मास्टर स्लेव की पर्सनैलिटी को कंप्लीट करता है और स्लेव मास्टर की पर्सनैलिटी को कंप्लीट करता है, क्योंकि इनका मानना है कि हर शख्स की, हर इंसान की आइडेंटिटी उसकी ऑपोजिट चीज़ जो है वो कंप्लीट करती है। अब हम पहले हीगल के व्यूज़ देखते हैं। तो हीगल का मानना है ह्यूमन हिस्ट्री में और हिस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो चीज़ क्या है? मास्टर स्लेव डायलेक्टिक। हीगल ने मास्टर को थीसिस कहा है और स्लेव को एंटीथीसिस। स्लेव अपने मास्टर के सामने रिकॉग्निशन के लिए स्ट्रगल करता है, और इस स्ट्रगल से उसे रिकॉग्निशन भी मिलती है, उसे सेल्फ कॉन्शियसनेस भी मिलती है। मतलब ये है कि अपने मास्टर के सामने एक्सेप्टेंस के लिए वो जब कोशिश करता है, स्ट्रगल करता है, तो इससे वो अपने आप को समझता है, अपने माइंड को समझता है, अपने सेल्फ को समझता है, उसे अपने बारे में पता चलता है। तो यही कॉन्शियसनेस उसे ह्यूमन कॉन्शियसनेस के एक बहुत हायर लेवल पे ले जाती है। हेगल का कहना है कि इस तरह से जो मास्टर स्लेव डायलेक्टिक है, ये ह्यूमन हिस्ट्री की प्रोग्रेस के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। फैनन ने हेगल के कॉन्सेप्ट्स को टोटली रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ये बहुत ज़्यादा इरेशनल है, एब्स्ट्रैक्ट है, इनका ब्लैक पीपल की लाइफ के साथ, उनके एक्सपीरियंसेस के साथ कोई लिंक नहीं है। फैनन ने एक्सप्लेन किया है कि मास्टर स्लेव रिलेशनशिप में किसी की भी रिकॉग्निशन नहीं होती, किसी को भी सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं मिलती, क्योंकि मास्टर स्लेव रिलेशनशिप जो होता है ये कोई इक्वालिटी का रिलेशनशिप नहीं है, इसमें तो बल्कि डोमिनेशन है, एक्सप्लॉयटेशन है। जो मास्टर है वो डोमिनेंट है, तो सिंपल सी बात है कि वो एक्सप्लॉइट करेगा। फैनन ने इस बात पर भी जोर दिया है कि स्लेव जो स्ट्रगल करता है वो स्ट्रगल उसकी सेल्फ कॉन्शियसनेस या रिकॉग्निशन के लिए नहीं होती, बल्कि उस मास्टर से फ्रीडम के लिए वो स्ट्रगल करता है। तो इस तरह से फैनन ने हेगल का जो कॉन्सेप्ट था उसे टोटली रिजेक्ट कर दिया और उसे कहा कि वो बहुत ज़्यादा नैरो और यूरोसेंट्रिक है। चैप्टर 8 बाय वे ऑफ कंक्लूजन, ये लास्ट चैप्टर है।
इस चैप्टर का स्टार्ट उन्होंने कार्ल मार्क्स की एक कोट से किया है। उस कोट में कार्ल मार्क्स कहते हैं कि रेवोल्यूशन जो है वो कभी भी पास्ट पर रिलाई नहीं करता, बल्कि ये फ्यूचर पर डिपेंड करता है। फैनन इस चैप्टर में बोर्जुआ सोसाइटीज को भी जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि जो बोर्जुआ क्लास है, मतलब मिडिल क्लास है, इनके अंदर क्यूरोसिटी नहीं होती, ये प्रोग्रेस नहीं करते, बल्कि ये एक जगह पर स्टे किए रखते हैं। इसके अलावा फैनन ब्लैक पीपल को भी कंडेम करते हैं, क्योंकि ब्लैक पीपल ने अपने आप को लॉक कर लिया है अपनी बॉडीज के अंदर और वो पास्ट के स्लेव बन गए हैं। तो फैनन का कहना है कि वो ना तो पास्ट के लिए बात कर रहे हैं, ना वो फ्यूचर के लिए बात कर रहे हैं, बल्कि वो प्रेजेंट को चेंज करना चाहते हैं। उनका जो रेवोल्यूशन है वो प्रेजेंट में आना चाहिए। फैनन कहते हैं कि जब वो पढ़ते हैं कि पास्ट में कोई भी शख्स इनजस्टिस के सामने खड़ा हो गया, यानी उसने नाइंसाफी के सामने या उसको रोकने की कोशिश की या उसमें पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया, तो उन्हें उस आदमी के साथ सॉलिडेरिटी फील होती है। इसके साथ ही फैनन वाइट वर्ड को रिजेक्ट करते हैं, स्पेसिफिकली वाइट मोरालिटी को और उनकी इंटेलिजेंस को, उनके कल्चर को रिजेक्ट करते हैं। अब इस सारी डिस्कशन के बाद फैनन ये उम्मीद करते हैं कि उनका जो रीडर है वो हर चीज़ को हर एस्पेक्ट से देखेगा और कॉन्शियस होके देखेगा। तो ये जो ओपन डायमेंशन है या कॉन्शियसनेस है, ये उनके रीडर में आ जाएगी। तो फैनन इस चीज़ पर कंक्लूड करते हैं और कहते हैं, ऑलवेज मेक मी अ मैन हु क्वेश्चंस। तो अपने रीडर से भी वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऐसे इंसान बने जो हर चीज़ को क्वेश्चन करे। ये चैप्टर एक तरह का मैनिफेस्टो है, जिसमें वो अपने रीडर को एक्शन के लिए कॉल करते हैं, एक्शन के लिए बुलाते हैं, और इस चैप्टर के एंड में बहुत सी ऐसी स्टेटमेंट्स कहते हैं जिससे उनका रीडर इंस्पायर हो और अपने बेटर फ्यूचर के लिए काम करे। तो यहाँ पे हमारा 8th चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो ये थी कंप्लीट समरी। आई होप आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं सारी चीज़ों को, सारे कॉन्सेप्ट्स को ईजी वर्डिंग में समझाऊँ। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। मेरी वीडियो को आपने लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।